जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के सेशन में। आज के सेशन में हम फिर से प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एरर पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, चेक करते हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस पे है, एरर डिटेक्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गेस्ट इज अनवेलकम्ड इफ ही स्टेज टू लॉन्ग। क्वेश्चन कह रहा है कि गेस्ट इज अनवेलकम्ड इफ ही स्टेज टू लॉन्ग। अब देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इफ अनलेस या टाइम या कंडीशन डिनोटिंग वर्ड के साथ जब भी सब्जेक्ट होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, करेक्ट है ये। इट मीन्स कि यहाँ कहीं गलती होगी या फिर नहीं होगी। गेस्ट इज अनवेलकम्ड और इधर आ गया आपके पास नो एरर। अच्छा, यहाँ पे पहले तो अनवेलकम्ड नहीं होगा, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा अनवेलकम, ठीक है। सब्जेक्ट है गेस्ट, इज है मेन वर्ब। इट मीन्स कि यहाँ पे जो वर्ड है ना, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्ड चाहिए। एडजेक्टिव फंक्शन करेगा नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव फंक्शन करता है, नाउन करता है, या प्रोनाउन। ये आपका बेसिक्स है। बेसिक्स की वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पे, आप एक बार जाके देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको एडजेक्टिव वर्ड चाहिए था, और एडजेक्टिव में अनवेलकम्ड नहीं होता है, अनवेलकम ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, ईडी लगा देते हैं हम किसी वर्ड को एडजेक्टिव में जब चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये तो एरर है आपका बी पार्ट में। यहाँ पे हो जाना था गेस्ट इज अनवेलकम, डी नहीं आना था, गेस्ट इज अनवेलकम। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे गेस्ट है ना, एक और गलती है यहाँ पे, या तो फिर यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कुछ। एक्चुअल में एरर इस पार्ट में है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे तो गेस्ट इज अनवेलकम ही रहना था, अब गलती है यहाँ पे। गेस्ट क्या है, देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लग रहा है ये, गेस्ट कॉमन नाउन है, ठीक। वैसे तो कॉमन नाउन के साथ जनरली ए आर्टिकल लिखते हैं, अ टीचर, अ पेन, अ पेंसिल, एन आइसक्रीम, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। लेकिन आर्टिकल चैप्टर में ग्रामर का ये रूल भी कहता है कि जब कोई कॉमन नाउन अपनी पूरी क्लास के बारे में बताए, उस पर्टिकुलर नाउन के पहले आप यूज़ करते हैं ए आर्टिकल या एन आर्टिकल, ठीक। तो यहाँ पे अ गेस्ट इज अनवेलकम इफ ही स्टेज टू लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था आपका, मे बी अनवेलकम ही होना था, लेकिन यहाँ पे लिखना था आपने अ गेस्ट, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, है ना। तो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल करेक्ट लग रहा है, लेकिन डॉग यहाँ पे आप किसी एक डॉग की बात नहीं कर रहे। वैसे तो जनरली आप किसी नाउन के साथ ए आर्टिकल लगा दें, अ टीचर, ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है, एक का सेंस दे रहा है ना। लेकिन कोई कॉमन नाउन जो अपनी पूरी किसी प्रजाति को मेंशन करे, पूरी क्लास को मेंशन करे, तो उस पर्टिकुलर कॉमन नाउन के साथ अगर वो सिंगुलर है तो ए आर्टिकल के साथ हम उसको लिखते हैं, ठीक। जैसे मैं लिख दूँ काउ इज एन यूजफुल एनिमल, सॉरी काउ इज अ यूजफुल एनिमल, है ना। तो वहाँ पे भी अ काउ के साथ लिखेंगे आप सेंटेंस को, कॉमन नाउन है। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे था कि गेस्ट कॉमन नाउन है और किसी एक गेस्ट की बात नहीं हो रही है, लेकिन गेस्ट यहाँ पे अपने पूरे क्लास को रेफर कर रहा है, दैट्स व्हाई ए आर्टिकल के साथ लिखना था आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। दो सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड पहला सब्जेक्ट है फ्रेंड और दूसरा है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मीन्स जो आपका भला चाहता है। बेने एक रूट वर्ड है, BENE, दैट मीन्स गुड या फिर काइंड, ठीक है। तो मेरा दोस्त और मेरा अच्छा चाहने वाला हैज कम, आ चुका है। अब एंड के साथ कनेक्ट हैं दो कॉमन नाउन्स, और यहाँ पे लिखा है सिंगुलर वर्ब। हैज सिंगुलर वर्ब होता है ना। क्या फॉर्म्स होती हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर है। जैसे मैं जनरली लिखूँ राम एंड श्याम हैज कम, तो अगर मैं यहाँ हैज कम लिख दूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैव कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, जो कि प्लूरल होता है। क्यों,
क्योंकि इस केस में एंड के साथ दो नाउन्स कनेक्टेड हैं, तो जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है। राम और श्याम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये हैज़ के साथ क्यों करेक्ट है आंसर, यहाँ पे नो एरर है आपका आंसर। रूल, ग्रामर का रूल कहता है कि जब भी कोई कॉमन नाउन, फ्रेंड हो गया, टीचर हो गया, फादर हो गया, है ना, जब भी कोई कॉमन नाउन्स आपकी एंड कनेक्टर के साथ लिखी जाती है और ये सिंगुलर होती है फंक्शन में, देखो फ्रेंड सिंगुलर लिखा है, बेनिफैक्टर सिंगुलर लिखा है, अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन्स है एंड के साथ कनेक्टेड है और सिंगुलर नाउन्स है, अगर किसी एक के साथ आप क्या लिख रहे हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल, है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे माय यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिख रखा है, हिज, हर, योर, इट्स, आर, है ना, इस तरह के वर्ड आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, आर्टिकल, ए, एन और द। अगर सेंटेंस में एंड कनेक्टर के साथ दो या दो से ज़्यादा कॉमन नाउन्स हैं और उनमें से किसी एक नाउन के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आ रहा है, तो जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। रीज़न क्या है कि तब एक ही पर्सन की बात हो रही होती है, उसी एक पर्सन के लिए वो डिफरेंट कॉमन नाउन्स यूज हो जाते हैं, है ना। मेरा फ्रेंड जो क्या है, बेनिफैक्टर भी है, हैज़ कम, है ना, तो एक ही पर्सन की बात हो रही थी तो वर्ब आ जाती सिंगुलर। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल नहीं हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर ही है। जैसे मैं बोलूँ माई टीचर एंड गाइड हैज़ कम, तो माई टीचर एंड गाइड, जो मेरे टीचर हैं वही मेरे गाइड हैं, एक ही पर्सन की बात हो रही है, वर्ब लिख देंगे सिंगुलर, हैज़ कम। अब मैं लिख दूँ माई टीचर एंड माई गाइड, दो कॉमन नाउन्स के साथ आर्टिकल लगा रहे हो आप, तो क्या लिख देंगे, माई टीचर एंड माई गाइड हैव कम। इस केस में लोग हो जाएंगे दो, है ना। अब मैं बोल दूँ माई टीचर, माई मेंटोर एंड गाइड, माई टीचर, एक हो गया टीचर, मेंटोर और गाइड, तीन। अब मैंने जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है किसके साथ यूज़ किया, माई टीचर, माई गाइड एंड मेंटोर, ठीक। तो दो लोगों के साथ यूज़ किया, माई टीचर, माई गाइड, और जो मेंटोर है, जो मेरे गाइड है वही मेरे मेंटोर है। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, उस केस में भी वर्ब क्या आती है, प्लूरल, ठीक है। इन जनरल तो ये वाला रूल अप्लाई होता है कि एंड के साथ एक से ज़्यादा नाउन्स कनेक्टेड हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है और वर्ब शुड बी प्लूरल। बट फिर नेक्स्ट रूल में हम ये पढ़ते हैं कि कॉमन नाउन्स एक से ज़्यादा हैं और वो सिंगुलर हैं, और अगर किसी एक ही नाउन के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल आ रहा है तो नाउन सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अदरवाइज सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और चीज, एक सेंटेंस और लिखो, मैंने लिख दिया अ ब्लैक एंड a white dress was/were gifted by me, ठीक है। या तो was आएगा या were आएगा, या तो सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। आप चेक करेंगे, एक आर्टिकल ये रहा, एक आर्टिकल ये रहा। अ ब्लैक एंड अ वाइट ड्रेस, दो ड्रेसेस की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, अ ब्लैक एंड अ वाइट ड्रेसेस वर, ठीक है। एक से ज़्यादा के साथ आर्टिकल लिख रहे हो आप, इट मीन्स कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ ड्रेसेस हो जाएगा और यहाँ पे वर। जबकि मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूँ, अ ब्लैक एंड वाइट ड्रेस, है ना, अ ब्लैक एंड वाइट ड्रेस वर गिफ्टेड बाय मी। तो अब यहाँ पे आर्टिकल एक के साथ ये, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक एक ही सब्जेक्ट है। एक ड्रेस जो क्या है, ब्लैक एंड वाइट है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ जाएगा, वॉज, है ना। एक से ज़्यादा नाउन्स के साथ जब आर्टिकल आ जाता है फिर वो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, अदरवाइज सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर, देन उसके साथ फिर वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। थर्ड है ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, either he or I am mistaken, कनेक्टर है either और, है ना, कोरिलेटिव कंजक्शंस है आपके पास। यहाँ पे अप्लाई हो रहा है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है कि जब भी आपके पास जो कनेक्टर है, नाउन्स को कनेक्ट करने वाले या प्रोनाउंस को कनेक्ट करने वाले जो कनेक्टर हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ एंड, इस तरह के कोरिलेटिव कंजक्शंस अगर नाउन्स को कनेक्ट करते हैं या प्रोनाउंस को कनेक्ट करते हैं, तो जो वर्ब होता है वो जो उसके नाउन होती है नियर बाय, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। देखो इधर ही, अब यहाँ पे वर्ब ये रही एम मिस्टेकन, है ना, ये है आपके पास वर्ब आई एम,
ये वर्ब या तो ही के अकॉर्डिंग लिखनी थी या आई के अकॉर्डिंग लिखनी थी। आई भी है और ही भी है, तो यहाँ पे ईदर और का पेयर है। अभी मैंने आपको बता दिए पेयर्स, ईदर और, नीदर नॉर, है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब आती है वो आती है अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट नाउन या फिर प्रोनाउन। अब आप चेक करेंगे कि एम के नियरेस्ट क्या लिखा है, आई लिखा है, तो आई के अकॉर्डिंग एम ही आएगा वर्ब। आंसर इज नो एरर, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर हैप्पी, तो यहाँ पे फिर से वर्ब क्या है, आर, और रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फिर से अप्लाई हो रहा है क्योंकि नीदर और नॉर का पेयर लिख रहे हैं आप यहाँ पे, तो जो वर्ब है वो नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, तो ये सेंटेंस फिर से करेक्ट है। जबकि जनरली बाकी रूल्स में क्या होता है, जैसे कनेक्टर है आपके पास विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इंक्लूडेड, है ना, इस तरह के कनेक्टर्स के साथ क्या होता है, जो नियरेस्ट नाउन प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आता है, वर्ब आता है जो आपका स्टार्टिंग वाला नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे मैं यहाँ पे देखो लिखते हैं, राम including his friends has not come yet, है ना। तो या तो हैज़ या हैव, दोनों में से आप क्या लिखोगे, इंक्लूडिंग कनेक्टर है आपके पास, तो जब इस तरह के कनेक्टर होते हैं विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, इस तरह के कुछ रूल्स हैं, तो जो वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, नाउन वन या प्रोनाउन वन के अकॉर्डिंग। इट मीन्स कि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, जबकि रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में जो नियरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो इसलिए यहाँ पे नियरेस्ट में आई लिखा था, आई के साथ एम ही लिखते हैं, करेक्ट है ना। Each of these substances are found in India. Each of these substances are. सब्जेक्ट में मेन वर्ब आर है, सेंटेंस में मेन वर्ब आर है। ईच क्या परफॉर्म कर रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, सब्जेक्ट। क्यों ईच सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ईच यहाँ पे प्रोनाउन है ना। रूल पढ़ा है कि ईच ऑफ जब लिखा हो, नीदर ऑफ लिखा हो, ईदर ऑफ लिखा हो, ये सारे के सारे उस टाइम पे कौन सा प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फंक्शन में सिंगुलर होते हैं, क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको ये पूरा चैप्टर, ठीक है। अगर ईच सब्जेक्ट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फंक्शन में सिंगुलर होते हैं। इट मीन अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब जो सब्जेक्ट का वर्ब का जो पोजीशन होता है सेंटेंस में, या तो बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ लिखा होता है। अब ईच के साथ तो ऑफ लिखा है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, वर्ब साथ में नहीं लिखा इस ईच के। अगर सब्जेक्ट का वर्ब साथ में ना हो तो जहाँ पे वो पर्टिकुलर क्लॉज खत्म हो रहा है उस क्लॉज के पीछे पीछे आप देखेंगे। अब इस सेंटेंस में तो एक ही क्लॉज है, यहाँ से पीछे चलेंगे, ये वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है ना, वर्ब रही है आपके पास ये, ठीक है। तो अब ईच सिंगुलर है तो वो भी इसके अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए थी, सिंगुलर, है ना। सब्सटेंसेस के अकॉर्डिंग आर क्यों नहीं आया आपके पास आंसर में, क्योंकि सब्सटेंसेस जो नाउन है सेंटेंस में वो क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्ट। किसके लिए ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, ऑफ प्रेपोजिशन के लिए, है ना। ग्रामर का रूल कहता है कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन अगर हम फंक्शन में देखें तो क्या परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट। तो सब्सटेंसेस यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट, प्लूरल ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब्स आती नहीं है, वर्ब्स आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। तो यहाँ पे आपके सी पार्ट में एरर था, who do you wish to see, who do you wish to see। अब ये कॉमन सेंस से भी समझ में ही आ रहा है कि whom do you wish to see होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों यहाँ आप who को चेंज करेंगे whom में, गलती आपकी इसी पार्ट में है, लेकिन whom में क्यों चेंज होगा। who जब भी सेंटेंस में आता है बच्चा लोग, who परफॉर्म करता है सब्जेक्ट, है ना। जैसे आप एक्टिव पैसिव में देखते हैं तो हु को आप बाय के साथ लिखना हो तो आप किस में चेंज करते हैं, इसको बाय हुम में। हुम क्या परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट। हु जब भी सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, है ना। और जब भी कैसे आएगा सेंटेंस में हु आएगा तो ये ऑब्जेक्ट की तरह परफॉर्म करेगा। अब आप चेक करेंगे कि हु अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो फिर इसकी वर्ब भी होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो अपने वर्ब के पेयर के बिना नहीं लिखते आप सेंटेंस में। डू क्या है,
हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट और विश क्या है मेन वर्ब, है ना। अगर मैं इसको सब्जेक्ट 1 ले लूँ तो ये सब्जेक्ट 2 और ये मेन वर्ब 2। 2C ये है आपके पास इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव तो मेन वर्ब एक्ट करते ही नहीं है सेंटेंस में, इन्फिनेटिव्स नाउन का फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट नीडेड होता तो इसका वर्ब भी लिखा होता कहीं ना कहीं सेंटेंस में, तो आपने इस हु को किस में चेंज करना था, हुम में, क्योंकि सब्जेक्ट की नीड ही नहीं थी। आपके पास वो भी एक लिखी है और जिसका सब्जेक्ट उसके साथ में ही लिखा है, दूसरे सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपने हु को किस में चेंज कर दिया, हुम में, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये गलती थी। It was one of the best speeches that has ever been made in the parliament. It was one of the best speeches that has ever been made in the parliament. कॉन्सेप्ट है रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। रिलेटिव प्रोनाउंस आपकी कौन कौन सी होती हैं बच्चे, दिस, दैट, दीज और दोस। सॉरी ये आपकी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होती हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस होती हैं आपकी हु, विच, व्हाट और दैट, ठीक है। जब ये सेंटेंस के मिडल में आती हैं कैसे फंक्शन करती हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। हु आप यूज़ करते हैं पर्सन्स के लिए, विच आप यूज़ करते हैं नॉन लिविंग्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और दैट का यूज़ आप पर्सन, नॉन लिविंग, बर्ड्स, मतलब लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे द सेम, द फ्यू, द ओनली, द लिटल, है ना, सुपरलेटिव डिग्री, या फिर आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समबडी, नोबडी, एनीथिंग, समथिंग, इस तरह के वर्ड्स जब भी सेंटेंस में होते हैं तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है उस पर्टिकुलर क्लॉज में आगे, तो वहाँ पे हु और विच को रिप्लेस करके क्या लिख दिया जाता है, दैट। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना, द बेस्ट, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री आती है सेंटेंस में तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज होता है, दैट। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप यहाँ विच लिख देते ना तो विच की गलती होती, फिर विच तो आप लिख नहीं सकते थे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री लिखा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच नहीं आता है, फिर दैट लिखते हैं। अब चेक करते हैं, इट सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका सिंगुलर वर्ब साथ में लिखा है। वन ऑफ का रूल ये कहता है कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा क्या नाउन प्रोनाउन आता है, प्लूरल, क्योंकि ऑफ यहाँ सिलेक्शन दिखाना होता है। और जब भी आप सिलेक्शन करते हो तो ज़्यादा में से ही किसी एक चीज़ की सिलेक्शन करोगे। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, मेरे फेवरेट टीचर्स में से वो एक है ना। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आना चाहिए या प्रोनाउन प्लूरल, ये प्लूरल लिखा ही है, ये भी करेक्ट है। मीन्स ए पार्ट में तो कोई गलती नहीं है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ, बिल्कुल करेक्ट है। अब रिलेटिव प्रोनाउंस का रूल क्या कहता है कि जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है ना, मान लो रिलेटिव प्रोनाउन में हु लिख दिया, विच लिख दिया, दैट लिख दिया, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अब इसके बाद आपको यूज क्या करना है, वर्ब। अब हु के साथ तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हु के साथ मैं इज लिखूं, हु के साथ आर लिखूं, विच के साथ इज लिखूं, विच के साथ आर लिखूं। तो जब ये फिर ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आती है, अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मीन्स इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है वो एक्ट करता है एंटीसीडेंट की तरह। अगर ये नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो इधर वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो इधर वर्ब प्लूरल हो जाती है, ठीक है। अब देखो आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, इधर स्पीचेस लिखा है तो यहाँ वर्ब शुड बी प्लूरल। आपने हैज को चेंज करना था हैव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है ना, हैज तो V5 है, सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। तो गलती यहाँ थी आपके बी पार्ट में। Let's move to another question. I played with the same bat that you used. अच्छा मैंने बोल ही दिया इसका आंसर, इधर आ जाता था the same bat। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या बोला मैंने आपको कि फिर से दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो ना, दैट को आपको अंडरलाइन किया हुआ भी आ सकता है, ठीक। दैट को कैसे अंडरलाइन कर देगा, जैसे CDSE में या CAPF में आपको
पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन किया है और आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। अब अगर दैट जैसे वर्ड को यहाँ अंडरलाइन कर दिया होता तो दैट तो आंसर में क्या क्या आंसर्स होते हैं, दैट कंजक्शन भी होता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, दैट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है ना। तो यहाँ पे एक तो दैट सेंटेंस के मिडल में आ रहा है तो चांसेस है कि ये प्रोनाउन हो सकता है और कंजक्शन भी हो सकता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सेम लिखा था, इट मीन्स कि द सेम, द फ्यू, द ओनली, ये कुछ कंडीशंस थी जिनके बाद आप दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते तो 100% ये रिलेटिव प्रोनाउन है, गलती थी यहाँ पे। सेम के साथ आपको क्या लिखना था, द सेम, द सेम, द फ्यू, द ओनली, द लिटिल, इन सब के साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो गलती थी आपकी पार्ट बी। His written statement differs in several important respects from his oral statement. Differs नहीं, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, differs, ठीक है। several aspects में जो several, एक तो यहाँ गलती है, several aspects है ना। His written statement differs in several important aspects from his oral statement. गलती यहाँ थी, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है। I have ordered for 3 cups of coffee. Very important question, very important, ठीक है। Order, कुछ वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, और कुछ वर्ब्स जब सेंटेंस में आप लिखोगे तब समझ में आएगा कि वो एक्ट कैसे कर रही हैं, ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन कुछ प्योर फॉर्म में ही क्या होती हैं, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। आप उनको सेंटेंस में अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अब आप रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, जब भी किसी वर्ब के बाद सेंटेंस में डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, मीन्स नाउन या प्रोनाउन, तो वो पर्टिकुलर वर्ब कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जब उसके बाद या तो आप फुल स्टॉप लिख दो या आप कोई प्रेपोजिशन लिख दो, है ना, वर्ब लिख दो, मतलब इस तरह का कोई भी वर्ड लिख दो या नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के कुछ भी लिख दो, तो वो वाला वर्ब आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, I played chess, है ना। प्लेड के पास ऑब्जेक्ट लिखा है, अभी चेस क्या है, नाउन, और क्या परफॉर्म कर रहा है इसके लिए, ऑब्जेक्ट। आई प्लेड व्हाट, व्हाट और होम का रिप्लाई क्या परफॉर्म करता है उस पर्टिकुलर वर्ब के लिए, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्लेड कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर प्लेड को अंडरलाइन किया गया तो आंसर में क्या मार्क करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूँ आई प्लेड, या फिर मैं लिख दूँ आई प्लेड with my friends, है ना। अब प्लेड पे आके फुल स्टॉप लग रहा है, मतलब इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे यही प्लेड आंसर में हो जाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे भी इस प्लेड के पास ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसके बाद लिखा है विद, जो प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट परफॉर्म करते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे भी ये प्लेड क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स प्ले एक ऐसा कैटेगरी का वर्ब था जिसको जब आप सेंटेंस में लिख रहे हैं तभी आपको समझ में आ रहा है कि ये ट्रांजिटिव एक्ट कर रहा है या इंट्रांजिटिव एक्ट कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो प्योर फॉर्म में ट्रांजिटिव होती हैं, जैसे एंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, एक्विट, एम्यूज, प्रोस्ट्रेट, है ना। ये कुछ वर्ब्स की लिस्ट है जो हमेशा ही जब भी सेंटेंस में आएंगे ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब होंगे। अब अगर ऑर्डर प्योर फॉर्म में ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लिख सकते। प्रेपोजिशन लिखने का मतलब है कि अगर किसी वर्ब के पास प्रेपोजिशन आ गई तो वो तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, और ऑर्डर प्योर फॉर्म में ट्रांजिटिव वर्ब है, तो गलती यहाँ थी। आई ऑर्डर्ड 3 cups ऑफ कॉफी, आई ऑर्डर्ड पिज्जा, इस तरह से, है ना। ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया। In the last question is one must not boast of one's own success. जब कोई सेंटेंस वन से स्टार्ट होता है, सब्जेक्टिव केस में वन होता है, मीन्स वन जो है वो सब्जेक्ट भी परफॉर्म कर सकता है, वन ऑब्जेक्ट भी परफॉर्म कर सकता है, और पोजेसिव एडजेक्टिव में ये वंस हो जाता है, ठीक है। और ये वन जब सेंटेंस में आता है, इन केसेस में कौन सा प्रोनाउन होता है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इनडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस में फिर से सिंगुलर होते हैं, और सबके साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर, है ना। अब देखो, वन मस्ट, मस्ट क्या है, मोडाल वर्ब।
अगर मस्ट मोडाइल वर्ब है तो मोडाइल के वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लिखी हुई है, और वन का जो पॉजेसिव केस होता है वो ये वाला वंस होता है। ये भी करेक्ट है यहाँ पे। इट मीन की सेंटेंस में कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है यहाँ पे। इस सेंटेंस का फिर से आंसर क्या है? नो एरर, है ना। एक और चीज़, वन से जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ वन के ही केसेस आते हैं पूरे सेंटेंस में, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, वन विल pass the exam if he is sincere, है ना। वन विल पास द एग्जाम इफ ही इज सिंसियर। वन से जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो पूरे सेंटेंस में फिर आप ही, शी, दे कुछ नहीं लिख सकते, आपको वन के ही केसेस लिखने हैं अगर ये वन से स्टार्ट हो रहा है ना। वन शुड डू वंस ड्यूटी, कैसे लिखा हुआ जाता है आपको? वन शुड डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ ये फिर से रॉन्ग है क्योंकि हिज तो ही के केसेस में आता है, ही, हिम, हिज, है ना, इस तरह से। तो यहाँ फिर से क्या गलती है? पोजेशन रॉन्ग लिखा हुआ था। वन से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है उसी के केसेस लिखे जाते हैं, है ना। जैसे वन से, है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ वन शुड लव हिमसेल्फ, है ना। तो यहाँ ये हिमसेल्फ रॉन्ग हो जाएगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा? वन सेल्फ। ठीक है, ये थे कुछ आज के क्वेश्चन, और मोस्टली क्वेश्चन दो चैप्टर पे बेस्ड थे, प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।